Hello everyone, welcome to our Let's Crack Judiciary Exams. This is Vishwani Bansal. So in today's video, I'm going to make you revise the important sections of CPC जो हम कल पढ़ रहे थे. So further we'll discuss, revise more sections. So before I start with the revision of the sections, learners, there is a good news for you. That is, you will get 40% off on Unacademy Judiciary subscription. ये जो ऑफर है ये आपका 30th तक वैलिड है. So ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपेयर फॉर जुडिशरी. इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब कर सकते हो? बाय यूजिंग दिस कोड. लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो 30th से पहले गाइस टेक द सब्सक्रिप्शन इफ यू आर प्लानिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ स्पेशल, इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट देन दिस इज हिंदी फाउंडेशन बैच जो 27th को स्टार्ट हुआ है. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच. These are the educators that will be taking the classes. So number of batches are running on Unacademy according to your state preference. जो है आप उन batches को join कर सकते हो. So कल के लेक्चर में जो है हमने सेक्शन 75 तक we have studied. सेक्शन 75 तक हमने पढ़ लिया था. That is की power of the court to issue commissions, कि कब एक कोर्ट जो है commissions को issue करेगा. That this we have studied. Next important section is, this is very important, section 79 and section 80. तो section 79 ये कहता है कि अगर कोई सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, सूट गवर्नमेंट ने फाइल करने अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, तो अथॉरिटी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट किसको नेम किया जाएगा? तो अगर तो सूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय या अगेंस्ट है देन यूनियन ऑफ इंडिया. अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? द स्टेट. जो नोटिस है, ठीक है, दैट इज नोटिस में दिस सेक्शन 80 कहता है कि अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फाइल करना है, if the suit is to be filed against the government or against the public officer regarding anything done by him in his official capacity, ठीक है, कि उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कुछ किया है, उसके रिगार्डिंग फाइल करना है, देन 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होगा राइटिंग में. ठीक है, सो दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होगा. ये नोटिस किसको दिया जाएगा? अगर तो सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, देन द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट. अगर सूट जो है दैट इज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे वो रेलवे से रिलेट करता है, देन जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे. अगर वो सूट जो है दैट रिलेट्स टू एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, देन सेक्रेटरी टू दैट गवर्नर और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो वी हैव सीन कि 2 महीने का जो है प्रायर नोटिस देना होगा. बट अगर कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए एंड कोर्ट को लगता है कि दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, सो कोर्ट जो है वो 2 महीने के नोटिस पीरियड को जो है वेव ऑफ कर सकती है. सो ये कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ बिना नोटिस सर्व किए, बट कोर्ट ऐसा रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग गवर्नमेंट एज द पब्लिक ऑफिसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज इन विच द in respect of the relief that is paid for in the suit. So further this says that कि कोई भी जो ऐसा सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, आगे दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि नो अर्जेंट और इमीडिएट लीव नीड टू बी ग्रांटेड इन द सूट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहता है कि अगर कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल किया जाता है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट फॉर एनीथिंग डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा अगर कोई उसमें कोई छोटा सा एरर है या डिफेक्ट है. So no suit against the instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such officer in his official capacity shall be dismissed merely by reason of any error or defect in the notice. Exemption from arrest and personal appearance. ये कहता है कि अगर कोई सूट है वो इंस्टीट्यूट करना है किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by him in his official capacity, तो जो डिफेंडेंट है, ठीक है, द डिफेंडेंट शेल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट खुद को एब्सेंट नहीं कर सकता अपनी ड्यूटी से बिना डेट्रीमेंट से पब्लिक ऑफिसर, तो उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन. तो कहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अरेस्ट या पर्सनल अपीयरेंस से किसी पब्लिक ऑफिसर को? सो अगर कहता है कि डिफेंडेंट अरेस्ट या कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको ना तो अरेस्ट किया जाएगा ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन में किया जा सकता है. एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि अगर वो खुद को एब्सेंट करेगा, ठीक है, दैट वुड हार्म हिज ड्यूटी, तो वहां पे उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. दिस सेज कि अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ये सारी ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है 79 से.
कि अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर फाइल किया जाता है फॉर पर्पटिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन, ऐसी जो डिक्री है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इशूड अगर ऐसी डिग्री अनसेटिस्फाइड रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, अगर ऐसी डिग्री अनसेटिस्फाइड रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, देन ओनली द एग्जीक्यूशन शेल बी इशूड, अदरवाइज द एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इशूड। एक एलियंस कब सू कर सकते हैं? एलियन एनिमीज अगर इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, एंड एलियन फ्रेंड्स को परमिशन की जरूरत नहीं, वो सू कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है, जैसे कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं। बट एलियन एनिमीज जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, वो बिना ऐसी परमिशन की, या फिर अगर वो फॉरेन कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं, तो वो सू नहीं कर सकते हैं इन एनी सच कोर्ट, देन दे शैल नॉट सू इन एनी सच कोर्ट। तो एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया with the permission of the central government, and alien friends may sue in any court if they were citizens of India, but alien enemies residing in India बिना ऐसी permission के and residing in a foreign country shall not sue in any such court। एक फॉरेन स्टेट जो है वो सू कर सकती है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। फर्दर the most important sections are section 88 is very important, that is interpleader suit is where defined। so interpleader suit हम order section 88 read with order 35 जो है इसको पढ़ते हैं, सेक्शन आपने याद रखना है एंड इसका ऑर्डर। सेक्शन 89 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेटलमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल कैसे किया जा सकता है आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, व्हाट आर द किसको मैटर रेफर किया जा सकता है। सो अगर कोर्ट को लगता है कि एलिमेंट्स हैं सेटल होने के विच में बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, तो कोर्ट फॉर्मुलेट कर सकती है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट को, एंड उनको पार्टीज को जो है गिव द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस, एंड फॉर्मुलेट कर सकती है, रेफर कर सकते हैं उसको आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए, इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, मीडिएशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वेयर द डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड फॉर द सेटलमेंट। तो अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के लिए रेफर किया गया है तो प्रोविजन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की अप्लाई करेंगी। अगर लोक अदालत के लिए किया गया है तो लोक अदालत की अप्लाई करेंगी। ठीक है, अगर जुडिशियल सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है, ऐसे ही अप्लाई करेंगी प्रोविजंस जैसे लोक अदालत की करती है। अगर मीडिएशन के लिए किया गया है तो द कोर्ट शैल इफेक्ट द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। सेक्शन 90 इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 90 रेफर्स टू स्पेशल केस। ये कहता है कि जहाँ पे वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग, अगर पर्सन राइटिंग में एग्री कर लेते हैं कि वो इस केस को स्टेट करेंगे कोर्ट के ओपिनियन के लिए, then the court shall try and determine the same in the manner prescribed। Section 91 is also very important। So section 91 says कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस हुई है, अगर या फिर कोई और रॉन्गफुल एक्ट हुआ है जो पब्लिक को इफेक्ट करेगा, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। कौन करेगा? एडवोकेट जनरल कर सकता है। ठीक है, या फिर कोर्ट की परमिशन के साथ 2 या 2 से ज्यादा पर्संस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको स्पेशल डैमेज हुआ हो, इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्संस, बट दे कैन इंस्टीट्यूट सच सूट। 92 पब्लिक चैरिटीज के साथ डील करता है। 92 सेक्शन ही जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस के साथ डील करता है। ठीक है, 92 सेक्शन में ही डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस दिया हुआ है। सो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई अगर कोई ब्रीच हुई है किसी एक्सप्रेस या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की जो पब्लिक पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी, चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर की, और वेयर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट इज डीम्ड नेसेसरी, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट के लिए कि डायरेक्शंस कोर्ट की जरूरी है, तो एडवोकेट जनरल या 2 से ज्यादा पर्सन जिनका इंटरेस्ट है ऐसी ट्रस्ट में, ठीक है, वो जो है एक सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल या 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जिनका इंटरेस्ट है ऐसी ट्रस्ट में। डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस इज कंटेन्ड इन दिस। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स याद रखनी है आपने, सेक्शन 94 में दी हुई है। तो जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस। Apart from this, section 95 is very important. This says कि अगर कोई सूट है in which an arrest or attachment has been effected, और एक टेम्परेरी इंजंक्शन जो ग्रांट की गई है, अगर कोर्ट को लगता है कि जो ये अरेस्ट है या अटैचमेंट है जो हम ऑर्डर 38 में पढ़ते हैं, 39 में पढ़ते हैं कि इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई की गई थी,
या फिर प्लेंटिफ का सूट फेल कर जाता है, कोर्ट को लगता है कि कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड नहीं था उसको इंस्टीट्यूट करने के लिए, डिफेंडेंट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये फ्रीविलस एप्लीकेशन थी, कोई ग्राउंड्स ही नहीं थे, तो कोर्ट जो है उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल सकती है, जो एक्सीड नहीं करेगी 50,000 रुपीज को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फर्दर 96 सेक्शन, दिस इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन याद रखना है किससे अपील लाई करेगी। सो दिस इज एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट। ठीक है, जहां पे दिया हुआ है तो वहां पे जो है अपील लाई करेगी, एवरी फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट। सो अपील जो है, अगर कोई केस एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है, ठीक है, कोर्ट एक्स पार्टी कर लेती है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करेगी। कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अगर डिक्री पास की गई है पार्टीज के कंसेंट के साथ, तो वहां पे कोई अपील लाई नहीं करेगी। कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अगर जो अमाउंट है या वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट की, अगर वो एक्सीड नहीं कर रही है 10,000 रुपीज को। ठीक है, सो वहां पे जो है नो अपील शेल लाई। सो वेयर कोई कहाँ कहाँ पे अपील लाई नहीं करेगी, एन अपील शेल नॉट लाई अगर that is the decree is passed with the consent of the parties. Appeal may lie from the original decree passed ex party lie करेगी अगर if the सब्जेक्ट मैटर जो अमाउंट है सब्जेक्ट मैटर ओरिजिनल सूट का, अगर वो 10,000 रुपीज को एक्सीड नहीं कर रहा है, वहां से अपील लाई नहीं करेगी। फर्दर दिस सेज दैट कि अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिक्री से, वी नो दैट कि देयर इज अ प्रिलिमिनरी डिक्री एंड वन इज फाइनल डिक्री। इफ एनी पार्टी इज एग्रीव्ड बाय द प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है, एंड पार्टी ने उसके अगेंस्ट अपील नहीं की, देन पार्टी को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इसकी करेक्टनेस को जो है डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो इन एनी अपील विच मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम द फाइनल। So where any party aggrieved by the prelim decree does not appeal from such decree, अगर वो ऐसी डिग्री से अपील नहीं करती है, then he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal. Further, the important section is that section 100 is very important. This says एन अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट। अपील जो है वो हाई कोर्ट पे लाई करेगी एवरी पास नहीं बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है दैट दिस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो सेकंड फर्स्ट अपील इज डेल्ट इन सेक्शन 96, सेकंड अपील इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 100 में डील किया गया है सेकंड अपील से। तो ये थी कि एवरी डिग्री पास इन एनी अपील बाय एनी कोर्ट जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है उसमें लाई करेगी अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट दिस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज एन अपील में लाई, एक सेकंड अपील भी लाई करेगी फ्रॉम एन एपेलेट डिग्री पास्ड एक्स पार्टी। अगर एपेलेट कोर्ट में डिग्री एक्स पार्टी प्रोसीड की है तो उसके अगेंस्ट भी सेकंड अपील कैन लाई। सो अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें इन्वॉल्व है इस केस में, तो उस क्वेश्चन को वो जो है फॉर्मुलेट करेंगे। ये कहता है कि कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई करेगी जो आपको सेक्शन 100 में दिए हैं। फर्दर दिस सेज दैट कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी जहां पे सब्जेक्ट मैटर जो है ओरिजिनल सूट का इज फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी, अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है, कितना एक्सीड नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव स्टडीड इन सेक्शन 96 कि अगर अमाउंट या वैल्यू सब्जेक्ट मैटर सूट का 10,000 रुपीज एक्सीड नहीं करता है तो फर्स्ट अपील लाई नहीं करेगी। सिमिलर इज हेयर ऑल्सो, सेकेंड अपील कहाँ पे लाई नहीं करेगी, अगर जो वैल्यू या सब्जेक्ट मैटर है सूट की, अगर वो 25,000 रुपए से जो है वो एक्सीड नहीं करती है। सो सेक्शन 104 में हमें दिया है कौन से ऑर्डर्स हैं जिससे एक अपील लाई करता है। सो ये कहता है कि एन अपील शेल लाई, एक अपील लाई करेगा फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, एन ऑर्डर जो सेक्शन 91, 92 हमने पढ़े, ठीक है, उनके अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 दैट वी हैव सीन कि अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर जो है एप्लीकेशन 50,000 रुपीज का जो हमने, तो दीज आर द एरियाज वेयर द एन ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील लाइज। Further, section 107 is very important. This says what are the powers of the appellate court. एक appellate court की powers क्या है?
तो ये कहता है एक एपलेट कोर्ट की पावर है कि वो डिटरमाइन करेंगे केस को फाइनली, वो रिमांड कर सकती है, इश्यूज को फ्रेम कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उसको ट्रायल के लिए, एंड एडिशनल एविडेंस ले सकती है एंड रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। वैसे तो जर्नली कोर्ट को एपलेट कोर्ट को केस जो है उसी पे डिसाइड करना होता है, दैट इज गिवन अंडर योर जो जो एविडेंस लोअर कोर्ट ने लिया है। बट एक्सेप्शन, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स अंडर विच एक एपलेट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस ले सकती है। एंड दीज ग्राउंड्स, ये जो ग्राउंड्स हैं आपको कहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर गिवन, वन सेकेंड, हाँ, these are given under order 41 rule 27 में the grounds are given on the basis of which appellate court can take evidence, additional evidence appellate court जहाँ पे ले सकते हैं। So section 100 जो है that deal with second appeal, section 109 में दिया है कि एक अपील कब सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी। ये कहता है कि एक अपील सुप्रीम कोर्ट को तभी लाई करेगी अगर हाई कोर्ट जो है वो ये सर्टिफाई कर देती है कि ये क्वेश्चन जो है दिस इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जर्नल इंपॉर्टेंस, दैट हाई कोर्ट के ओपिनियन में कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना चाहिए, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो वहां पे जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी। सेक्शन 113, 114 एंड 115 आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखने हैं। एंड प्रोविजन इज, रेफरेंस किसको की जाती है, रेफरेंस इज मेड टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो रेफरेंस का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 46 डील्स विद द रेफरेंस। एंड जहां पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो केस पेंडिंग है दैट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डिनेंस रेगुलेशन, सो वहां पे जो है जो कोर्ट है वो रेफर कर सकती है मैटर, सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर कर सकती है मैटर किसको, हाई कोर्ट को। So this is the reference and the reference can be made court suo moto भी कर सकती है and on the application of the party also. Next is review. Review is dealt under section 114 में इसके साथ डील किया गया है। So section 114 deals with review. Review is dealt under 47 order. So this says कि कोई भी पार्टी जो aggrieved है, any party that is aggrieved by the decree or order from which an appeal is allowed, but appeal prefer नहीं की गई या appeal allowed नहीं है या by decision on reference from a court of small causes, so वहां पे जो पार्टी aggrieved है वो अप्लाई कर सकती है जजमेंट के रिव्यू के लिए। कौन अप्लाई कर सकता है, द पार्टी दैट इज aggrieved, in which cases that can be done, in these cases the review application can be filed. Revision is dealt under section 115. रिवीजन कौन करता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास पावर है दैट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस जो डिसाइड किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट टू विच, जो कि हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है एंड जिसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती है। कहाँ पे रिवीजन एप्लीकेशन जो है फाइल की जा सकती है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्सरसाइज कर ली है अपनी जुरिस्डिक्शन जो वेस्टेड नहीं थी या फेल कर गई है एक्सरसाइज करने के लिए जुरिस्डिक्शन, या उसने इलीगली या मटीरियल इरेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज कर ली है, तो हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है जो भी हाई कोर्ट को ठीक लगता है। फर्दर the important sections are section 132 is important. This deals with कि women को जो है exempt किया गया है from personal appearance in the court. This is nothing herein contained to exempt such women from arrest in execution of the decree process. So women are exempted जिनको जनरली जो है पब्लिक के सामने नहीं आती हैं, ठीक है, जो पर्दानिशी women होती है, that shall be exempted from personal appearance in the court. Exemption of other persons, there are certain other persons जिनको exemption किया गया है from personal appearance in the court. President of India, Vice President, Speaker, so ये list आपने एक बार पढ़ लेनी है। Arrest other than in execution of the decree, exemption from arrest under the civil process. ये कहता है कि कोई भी जज, मैजिस्ट्रेट या कोई और जुडिशियल ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा while going to presiding or returning from his court,
ठीक है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई मैटर पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के सामने जिसकी जुरिस्डिक्शन है एंड बिलीविंग इन गुड फेथ की उसकी जुरिस्डिक्शन है, अगर पार्टीज, लीडर्स, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट्स, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स, उनके विटनेसेस समन्स के ओबीडियंस में एक्ट करते हुए, ठीक है, अगर वो वहां पे प्रेजेंट है, देन उनको देन एक्टिंग इन ओबीडियंस टू सच समन्स उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। सो दिस इज योर सेक्शन 135. 135A deals with exemption of members of legislative bodies from arrest and detention under civil process. ये कहता है कि कोई भी पर्सन लायबल नहीं है, उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा इन प्रिजन अंडर द सिविल प्रोसेस अगर वो मेंबर है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस एनी असेंबली ऑफ सच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता? ड्यूरिंग द 40 days बिफोर and after such meeting, sitting or conference. Further, the important section is 139 is important. This says कि in case of any affidavit, ठीक है, तो any court or magistrate, any notary जिसको appoint किया गया या any officer or other person whom a high court may appoint or any officer appointed by any other court जो state government generally या specially empowered है वो administer कर सकती है वोट किसको? Deponent। सेक्शन याद रखना है, रेस्टिट्यूशन इज डेल्ट अंडर विद सेक्शन। रेस्टिट्यूशन जो है सेक्शन 144 में डील किया गया है। रेस्टिट्यूशन श्योरिटी के अगेंस्ट नहीं अप्लाई करता है। रेस्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है रेस्टिट्यूशन। फर्दर इज 148 इज इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट कितना टाइम एनलार्ज कर सकती है। सो अगर जहाँ पे पीरियड फिक्स किया गया है या कोर्ट ने ग्रांट किया है फ्रॉम द डूइंग ऑफ एनी एक्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज कर सकती है बट नॉट एक्सीडिंग 30 days इन टोटल। ठीक है, 30 days से ज्यादा वो एनलार्जमेंट नहीं कर सकती। दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 148। 148 इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवियट इज डेल्ट अंडर विद सेक्शन 148A। सो केवियट जो है कितने टाइम तक फोर्स में रह सकते हैं, जो एमसीक्यू में जनरली क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ 90 दिन तक फोर्स में रह सकती है, उससे ज्यादा। देन इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 151 जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के साथ डील करता है। 152, 153 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेज कि अगर कोई क्लेरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हुई है किसी जजमेंट में, डिग्री में, ऑर्डर में और एरर्स में फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, देन उसको करेक्ट कर सकती है कोर्ट, या तो सुओ मोटो या फिर पार्टीज की एप्लीकेशन के ऊपर। या तो कोर्ट उसको सुओ मोटो कर देगी या पार्टीज की एप्लीकेशन के ऊपर जो है कोर्ट उसको करेक्ट कर सकती है। जर्नल पावर टू अमेंड इज डेल्ट अंडर सेक्शन 153। ये आपने याद रखना है कि कोर्ट किसी भी टाइम पे कोर्ट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है किसी भी डिफेक्ट या एरर को अगर किसी प्रोसीडिंग या सूट में हुआ है। एंड ऐसी जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, वो जरूरी होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन और इशू दैट इज रेज्ड बाय और डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग। फर्दर इज 153B। Just remember the section की place of trial to be deemed to be open court. This is given under your section 150, 153B में दिया हुआ। So these were the most important sections or areas we can see कि from where you can expect the questions, जहाँ से आप जो है questions को expect कर सकते हो अपने पेपर में। 145 also will once give a reading. This says enforcement of liability of surety. तो अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी फर्निश कर दी है, कोई गारंटी दी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिग्री और फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फॉर द पेमेंट ऑफ एनी फॉर द पेमेंट ऑफ द कोर्ट, तो डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है प्रोवाइडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, कि अगर उसने खुद को पर्सनली लायबल किया है, ठीक है, ऐसी गारंटी में, तो उसको अगेंस्ट हिम टू दैट एक्सटेंट। अगर उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके टू द एक्सटेंट ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो दिस इज की एनफोर्समेंट कैसे की जा सकती है श्योरिटी की।
अगर पर्सनल लायबल किया है तो अगेंस्ट हिम टू दैट एक्सटेंट, अगर प्रॉपर्टी उसने एज ए सिक्योरिटी रखी है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके टू द एक्सटेंट ऑफ द सिक्योरिटी. So sections we have revised. Further is your orders. So there are total 51 orders in CPC. So let's see some important So order 1 deals with the parties to the suit who may be joined as plaintiffs. This is given under rule 1 कि अगर जो है एक ही एक्ट का पार्ट है या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट्स का अगर या सेपरेट सूट ब्रॉड किया कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्टराइज कर जाएगा तो ऐसे केस में प्लेंटिफ्स को ज्वाइन किया जा सकता है. सिमिलर इज इन द केस ऑफ डिफेंडेंट्स ऑल्सो. बट अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे ज्वाइन करने से ये डिले कर देगा, ठीक है, दिस वुड एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, सो कोर्ट जो है सेपरेट ट्रायल्स के लिए ऑर्डर कर सकती है. सिमिलर इज इन द केस ऑफ डिफेंडेंट्स ऑल्सो. सो ऑर्डर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 1 रूल 8 डील्स विद द रिप्रेजेंटेटिव सूट के साथ डील करता है. ऑर्डर 1 रूल 8 किस चीज से डील करता है? दिस डील्स विद द रिप्रेजेंटेटिव सूट. फर्दर इज misjoinder and non-joinder of parties is dealt under rule 9. रूल 9 आपने याद रखना है. दिस सेज कि क्या एक मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो हैं क्या एक सूट को डिफीट कर देंगी. तो ये कहते हैं कि कोई भी सूट डिफीट नहीं होगा बाय रीजन ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. ठीक है, मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज की वजह से कोई भी सूट जो है वो डिफीट नहीं होगा. बट हाँ, इफ देयर इज नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी देन द सूट विल बी डिफीट. क्योंकि नेसेसरी पार्टी इज वन जिसकी एब्सेंस में जो है कोर्ट कोई भी केस को डिसाइड नहीं कर सकती है. सो अगर नॉन ज्वाइंडर है नेसेसरी पार्टी का देन द सूट कैन बी डिफीटेड. फर्दर इज सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ. सो ये कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में ईदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी कोर्ट जो है स्ट्राइक आउट कर सकती है या पार्टीज के नेम को जो है वो ऐड कर सकती है. फर्दर इज दिस इज दैट कि हमने रूल 9 में मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर पढ़ा. ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लेनी है रिगार्डिंग द नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज सो दैट शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ली जाएगी. एंड इन ऑल केसेस जहां पे इश्यूज सेटल किए गए हैं एंड बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस कि जब तक कि ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन सब्सिक्वेंटली अराइज ना हो सो एंड एनी सच ऑब्जेक्शन शैल नॉट बी टेकन टू बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड. फर्दर इज ऑर्डर 2 डील्स विद फ्रेम ऑफ सूट. ऑर्डर 2 का रूल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो रूल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सेज एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम. हर सूट इंक्लूड करता है होल ऑफ द क्लेम को. ठीक है, हर सूट इंक्लूड करेगा जो भी प्लेंटिफ चाहता है, जो भी वो क्लेम करना चाहता है. बट अगर प्लेंटिफ रिलिंक्विश कर देता है, ठीक है, अगर प्लेंटिफ रिलिंक्विश कर देता है किसी भी पोर्शन ऑफ द क्लेम को तो वो बाद में जो है कमिट कर देता है, इंटेंशनली रिलिंक्विश कर देता है, तो बाद में वो सू नहीं कर सकता है जो भी पोर्शन उसने ओमिट किया है या जो भी पोर्शन उसने रिलिंक्विश किया है. ये कहता है कि अगर पर्सन कोई एंटाइटल्ड है टू मोर देन वन रिलीफ, अगर वो एक से ज्यादा रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड है बट वो ओमिट कर देता है, ठीक है, वो नहीं कोई रिलीफ लिखता, तो उस बाद में जो है वो उस रिलीफ के लिए जो उसने ओमिट किया है उसके लिए वो सू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट with the permission of the court he can do so, otherwise he cannot. So every suit shall include the whole of the claim. तो जनरली जो आपको क्वेश्चन आता है ऑर्डर 2 में से दैट इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम योर रूल 2.
फर्दर इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड लीडर्स। इसमें आपने याद रखना है कि लीडर की अपॉइंटमेंट जो है कौन से रूल के अंडर होती है, दैट इज डेल्ट अंडर रूल 4। अगर कोई प्रोसेस सर्व होता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ पार्टी को, उसका इतना ही इफेक्ट होगा जैसे कि वो पार्टी के ऊपर ही सर्व हुआ। सो फर्दर जो है ऑर्डर 4 डील्स विद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सो एवरी सूट कमेंसेस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, ये हमने सेक्शन 26 में पढ़ लिया था। सो कोई भी जो प्लेंट है वो हमेशा जो है वो डुप्लीकेट में फाइल होगी। सो एवरी प्लेंट शेल बी फाइल इन द डुप्लीकेट में हमेशा जो है फाइल होगी। एंड आपने ऑर्डर 4 याद रखना है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के रिगार्डिंग, इसमें जो है दैट इज गिवन। So further we'll discuss in our next lecture, learners. So before I end this lecture, there is a special offer that is running on Unacademy. That is, you can save up to 40% off. This is you can see on the screen how much you can save. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो Unacademy का, तो 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के ऊपर you are saving 65,000 rupees. Can you beat that? 65,000 rupees you are saving. Similar is on the plus also. So by using this code and link and details आपको description box में मिल जाएंगी। Apart from this, you can follow me on the Telegram channel. आप मुझे Telegram channel पे follow कर सकते हैं। लिंक जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The link of the classes you will get in the description. Thank you so much everyone. I'm just ending the session here.